हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंपीरियल केमिस्ट्री एक्सप्लोरर। आज हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म का तीसरा वीडियो देखेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में। जो स्टूडेंट्स इसके पहले दो वीडियो नहीं देखे हैं, उनसे काइंड रिक्वेस्ट होगा कि वो पहले वो वीडियो देख लें, उसके बाद फिर इसे देखें, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शन इंटरमीडिएट जानने से पहले एक रिएक्शन को देखते हैं। वो रिएक्शन कुछ इस तरह से है, CH3 यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और इससे Cl जुड़ा हुआ है, यानी हम लोग इसे कहेंगे आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है ये। इसका रिएक्शन अगर हम लोग KOH एक्वस मीडियम में करवा दें तो सबसे पहले क्या होगा कि ये जो आपका K+ और OH- है ये डिसोसिएट होगा। यहाँ पे +I इफेक्ट ज़्यादा होने के कारण पहले ये Cl- आयन बाहर निकलेगा। ये बाहर जो निकला पोटासियम के साथ यानी KCl बनाएगा। अब देखेंगे इस पर, यानी जिस कार्बन से क्लोरीन बाहर निकला उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये पॉजिटिवली चार्ज इंटरमीडिएट को हम लोग कहते हैं कार्बोकेटायन। इंटरमीडिएट शब्द क्यों बोले वो मैं भी बताता हूँ, क्योंकि बच्चों इस पर क्या है कि चार्ज है और कोई भी चार्ज स्पीशीज स्टेबल नहीं हो सकता है, इसलिए ये ज़्यादा समय तक रुकेगा नहीं। ये फाइनली किसी और के साथ रिएक्शन करके फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा। तो यहाँ पर जो OH- आयन है वो अटैक करेगा और प्रोडक्ट बनेगा CH3OH, यानी क्या बन गया, अल्कोहल। अल्काइल हैलाइड लिए थे हम लोग, बना क्या, अल्कोहल। यानी अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हम लोग एक्वस अल्कली के साथ रिएक्शन करवा दें तो ये आपका अल्कोहल देगा। लेकिन कुछ समय के लिए ये सब्सटेंस बना जिस पर पॉजिटिव चार्ज था और इस पॉजिटिवली चार्ज प्रोडक्ट को जो कुछ समय के लिए बना और ये फाइनली कन्वर्ट हो जाता है आपका अल्कोहल में। तो ये कुछ समय के लिए जो अनस्टेबल प्रोडक्ट बना इसे हम लोग कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। क्या कहेंगे, रिएक्शन इंटरमीडिएट, यानी ऑर्गेनिक रिएक्शन इंटरमीडिएट। क्योंकि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इस वजह से ऑर्गेनिक रिएक्शन इंटरमीडिएट कहेंगे। तो क्या है भाई ऑर्गेनिक रिएक्शन इंटरमीडिएट? तो हम लोग कहेंगे एन अनस्टेबल substance formed during an organic reaction for small interval of time, कुछ समय के लिए जो बना इसे हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन इंटरमीडिएट, इज कॉल्ड ऑर्गेनिक रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो बच्चों ऑर्गेनिक रिएक्शन इंटरमीडिएट जो है, टोटल यहाँ पर हम लोगों को 5 जानना है। सबसे पहला आता है कार्बोकेटायन, दूसरा होगा बच्चों कार्ब एनायन और तीसरा कार्बन फ्री रेडिकल। फोर्थ नंबर में आता है कार्बीन और फिफ्थ में है नाइट्रीन। तो बच्चों हम ये वीडियो 12 बोर्ड को ध्यान में रखते हुए बना रहे हैं। तो आप लोग को मैं बता दूं कि क्लास 12 में ज़्यादा इस्तेमाल होता है कार्बोकेटायन का और बहुत कम इस्तेमाल होता है कार्बन फ्री रेडिकल और कार्ब एनायन का। इसलिए हम लोग ये 3 इंटरमीडिएट के बारे में पढ़ेंगे, इन दोनों का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं है। क्लियर है? तो हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कार्बोकेटायन, कार्ब एनायन और कार्बन फ्री रेडिकल के बारे में। ओके,
बीच में मैं एक बार फिर से बता दूं कि आप लोग बिल्कुल नहीं घबराएं, धैर्य के साथ वीडियो देखते चले जाएं और हो सके तो शॉर्ट नोट्स बनाएं और इसको बार बार रिवाइज करें। ठीक है, रिएक्शन आसान होते हैं अगर आप रिएक्शन मैकेनिज्म जान जाओ तो, क्योंकि बच्चों क्या है कि रिएक्शन हजारों के तादाद में है। ठीक है, कौन सा रिएक्शन पूछेगा नहीं पूछेगा आप ये बता नहीं सकते हैं, और इतने रिएक्शन को रट पाना मुश्किल होता है, इसलिए थोड़ा सा बेसिक बात को जानना जरूरी है। तो 2 4 5 वीडियो में बेसिक बात हमारा क्लियर हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग चैप्टर वाइज रिएक्शन को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कार्बोकेटाइन को देखते हैं। तो पहला इंटरमीडिएट है कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन हम लोग कहते हैं वैसे रिएक्शन इंटरमीडिएट को जहां पर कार्बन एटम के पास एक पॉजिटिव चार्ज है, उसे हम लोग कार्बोकेटाइन बोलेंगे। यानी वैसे रिएक्शन इंटरमीडिएट जिसके पास एक पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है, उसे हम लोग कार्बोकेटाइन कहते हैं। कार्बोकेटाइन की बात करें तो इसका फॉर्मेशन जो होगा होमोलाइसिस से नहीं हो सकता है, क्योंकि होमोलाइसिस से फ्री रेडिकल बनता है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर हेटेरोलाइसिस होगा। तो फर्स्ट हमारा ऑर्गेनिक रिएक्शन इंटरमीडिएट है कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन यानी हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं C+ से। इट इज एन ऑर्गेनिक रिएक्शन इंटरमीडिएट। ऑर्गेनिक रिएक्शन इंटरमीडिएट which contains a positively charged carbon atom। ओके, और ये जो है इट इज फॉर्म्ड बाय हेटेरोलिटिक क्लीवेज, जिसे हम लोग हेटेरोलाइसिस कहते हैं। जिससे मान करके चलिए बच्चों हमारे पास एक कार्बन है, इससे कुछ ग्रुप अटैच्ड होंगे, लेकिन इसके साथ एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच्ड है, हेलोजन मान लीजिए। तो ऑब्वियस सी बात है हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है कार्बन से, तो कार्बन और हेलोजन के बीच का जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो हेलोजन की तरफ चला जाएगा, तो X पर होगा माइनस और C पर आ जाएगा प्लस। तो इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन, इसे हम लोग कहते हैं बच्चों कार्बोकेटाइन। क्या बोलेंगे? कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन के अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर आप देखेंगे कार्बन के पास 3 बॉन्ड पेयर है और कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो बच्चों टोटल सिग्मा बॉन्ड हो गया 3, सिग्मा बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर यहाँ पर बच्चों 0 है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया 3। हाइब्रिडाइजेशन आप लोग को पता होना चाहिए कि अगर 3 ऑर्बिटल यहाँ पे भाग ले रहा है, इसका मतलब एक S होगा और 2 P होगा, sp2। ज्योमेट्री और शेप यहाँ पर जो है दोनों बराबर होगा, दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर, ओके। और अगर हम लोग बॉन्ड एंगल की बात करेंगे तो 120 डिग्री होगा। क्लियर है? यानी ये तीनों बॉन्ड जो है वो एक ही प्लेन में होंगे। अब चले आते हैं हम लोग कार्बोकेटाइन के टाइप्स के बारे में। तो कार्बोकेटाइन जो है ये आपका देखा जाए तो नंबर ऑफ कार्बन एटम के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। एक हो जाएगा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। सेकेंडरी एंड टर्सरी बच्चों, प्राइमरी को हम लोग 1 डिग्री C+ कहते हैं, सेकेंडरी को 2 डिग्री C+ कहेंगे और टर्सरी को बोलेंगे 3 डिग्री C+, यानी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो ये नाम कैसे पड़ा? तो बच्चों अगर हमारा पॉजिटिवली चार्ज कार्बन कोई एक कार्बन से अटैच्ड है या फिर कोई और कार्बन से अटैच्ड नहीं है, तो हम उसे कहते हैं प्राइमरी कार्बोकेटाइन। जैसे मान करके चलिए बच्चों हमारा CH3 के पास पॉजिटिव चार्ज है, या फिर CH2 है, इसके बगल में CH3 है,
यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है। CH2 CH2 और CH3 यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। तो आप देखेंगे कि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो एक कार्बन से अटैच्ड है, ये भी एक कार्बन से अटैच्ड है, ये किसी और कार्बन से अटैच्ड नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि या तो एक कार्बन से अटैच्ड हो या तो फिर कोई अदर कार्बन से अटैच्ड ना हो, उसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी कार्बोकेटायन। क्लियर है। सेकेंडरी में क्या होगा कि हमारा पॉजिटिवली चार्ज कार्बन दो अदर कार्बन कंटेनिंग ग्रुप से अटैच्ड होगा। तो ये हो गया हमारा 2 डिग्री कार्बोकेटायन। और अगर 3 अदर कार्बन कंटेनिंग ग्रुप से अटैच्ड है तो हम उसे कहेंगे 3 डिग्री कार्बोकेटायन। क्लियर है। इसके अलावे ये सभी जो आप देख रहे हैं ये सभी अल्काइल कार्बोकेटायन है। कौन से हैं? अल्काइल कार्बोकेटायन। एक होता है बच्चों एराइल कार्बोकेटायन। एराइल कार्बोकेटायन यानी अगर हमारा बेंजीन रिंग पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसे क्या बोलते हैं? एराइल कार्बोकेटायन। लेकिन इसका इस्तेमाल जल्दी नहीं होता है जल्दी, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी बहुत ही कम होती है। तो हम लोग बात करते हैं बेंजाइल कार्बोकेटायन का। तो बेंजाइल कार्बोकेटायन किसे कहते हैं? तो बच्चों ध्यान से देखेंगे क्या होगा कि हमारा पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम के बगल में अगर बेंजीन रिंग है तो हम इसे कहते हैं बेंजाइल। लेकिन बताइए कितने बेंजीन हैं? एक। तो 1 डिग्री बेंजाइल। इस बेंजीन को बच्चों हम लोग C6H5 भी लिख सकते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर CH है और प्लस है, इसके बगल में एक और बेंजीन रिंग है। तो अब बताइए 2 बेंजीन रिंग से अटैच्ड है, और अगर 2 बेंजीन रिंग से अटैच्ड है तो हम इसे बोलेंगे 2 डिग्री बेंजाइल कार्बोकेटायन। और अगर 3 बेंजीन रिंग तो हम लोग कह सकते हैं C6H5 होल थ्राइस और C+, 3 डिग्री बेंजाइल कार्बोकेटायन। ठीक उसी तरह से बच्चों हमारा होता है एलाइल कार्बोकेटायन। एलाइल कार्बोकेटायन में क्या होता है कि पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम के बगल में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, इसे हम लोग कहते हैं एलाइल। उसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा CH2 CH और होल ट्वाइस CH+, 2 डिग्री हो गया। और अगर CH2 डबल बॉन्ड CH होल थ्राइस अगर है और C+ है तो इसे हम लोग बोलेंगे 3 डिग्री एलाइल कार्बोकेटायन। तो बच्चों बेसिकली कार्बोकेटायन होते हैं अल्काइल, बेंजाइल और एलाइल। इसी तरह से एक कार्बोकेटायन होता है विनाइल कार्बोकेटायन, यानी डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर ही पॉजिटिव चार्ज है। ओके, तो इतने प्रकार के आपके कार्बोकेटायन होते हैं, पहला अल्काइल, बेंजाइल और एलाइल। और ये तीनों 3-3 प्रकार के होंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ये कि नंबर ऑफ एटम कितने, कार्बन एटम कितने अटैच्ड है उससे। अगर एक कार्बन अटैच्ड है तो 1 डिग्री, अगर 2 कार्बन अटैच्ड है तो 2 डिग्री, 3 कार्बन अटैच्ड है तो 3 डिग्री। उसी तरह से इन लोगों में भी है। तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोकेटायन। तो बच्चों हम लोग देखते हैं कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी। कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो सबसे पहले ये देखिए कार्बोकेटायन का जो हमने स्ट्रक्चर बनाया, इसमें आप ये पाएंगे कि पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम के चारों तरफ 3 ही बॉन्ड है और कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो बताइए 3 बॉन्ड है यानी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन में कोई भी स्पीसीज स्टेबल हो सकता है क्या? नहीं। तो अगर स्टेबल नहीं है तो फिर इसकी स्टेबिलिटी कैसे बढ़ सकता है या फिर इसकी स्टेबिलिटी और कैसे घट सकता है? तो बच्चों देखिएगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन की बात अगर हम लोग करें, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन की, तो आप ये पाएंगे कि हमारा जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है ना, इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अनस्टेबल है या इनकम्प्लीट ऑक्टेट कह सकते हैं, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, और साथ ही साथ इस पर पॉजिटिव चार्ज है। ओके, तो अब बताइए कि यहाँ पर मान लेते हैं 2 प्रकार के ग्रुप जुड़े हुए हैं,
एक मान लेते हैं हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जिसे हम लोग EDG कहते हैं, EDG। और एक है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, EWG कहते हैं। क्लियर है? दो तरह के ग्रुप इससे जुड़े हो सकते हैं, एक वैसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन और उसको दे, दूसरा वैसा ग्रुप जो उससे और इलेक्ट्रॉन खींचे। तो जरा बताइए बच्चों, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है और अगर कोई उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन के करीब आ जाएगा, यानी स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। ओके, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं बच्चों, अगर कोई इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है तो इसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल के करीब होते जाएगा। बिल्कुल। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है स्टेबिलिटी को क्या करेगा? बढ़ाएगा, इंक्रीजेज स्टेबिलिटी। और अगर मान लीजिए यहाँ पे 6 ही इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन कोई और खींच ले रहा है तो इसके पास और कम इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा? डिक्रीजेज द स्टेबिलिटी को घटा देगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि डोनेटिंग ग्रुप में कौन कौन है। सो देखिए, एक हो जाता है आपका बच्चों +m, दूसरा हो जाता है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है बच्चों। और तीसरा जो है वो +I इफेक्ट, यानी ये लोग स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। घटाने वाले कौन है भाई? तो पहला में -m इफेक्ट, दूसरा में -I इफेक्ट। ओके, तो ये दो लोग जो है इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, बाकी ये तीनों जो है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। तो बात आ गई मेसोमेरिक इफेक्ट है, हाइपर कॉन्जुगेशन है और इंडक्टिव इफेक्ट है। तो तीनों में कौन ज्यादा बढ़ाएगा? तो ये घटाएगा मोर, क्योंकि पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन खींचता है। ये घटाएगा लेस, ये जो है मैक्सिमम, ये जो है लेस और ये मिनिमम। ओके, तो सबसे ज्यादा हम लोग कहेंगे इफेक्टिविटी ऑर्डर जो होगा, इफेक्टिविटी ऑर्डर, तो बच्चों सबसे ज्यादा होता है मेसोमेरिक इफेक्ट का, मेसोमेरिक इफेक्ट, और उससे कम होता है हाइपर कॉन्जुगेशन का, और उससे कम होता है इंडक्टिव इफेक्ट का। तो बच्चों अगर हमें कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी ऑर्डर को डिसाइड करना है तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर +m हो रहा है तो ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ा देगा, अगर हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है तो थोड़ा सा कम घटाएगा, सॉरी कम बढ़ाएगा, ये थोड़ा ज़्यादा बढ़ाएगा, ये थोड़ा कम बढ़ाएगा, और वो बहुत कम बढ़ाएगा। ठीक उसी तरह से अगर ये -m हुआ तो ज़्यादा घटाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन तो घटाता ही नहीं है, और ये जो है आपका कम घटाएगा। तो चलिए एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, यानी हम लोग कह सकते हैं दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है +m का, +I का एंड हाइपर कॉन्जुगेशन का, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है -m और -I का। ये बात अगर ध्यान में आप रखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बनेगा। जैसे मान करके चलते हमारे पास एक क्वेश्चन है, पहला नंबर देखिए बच्चों, अगर हम बात करेंगे CH3 पर प्लस है, उसके बाद है CH2 और CH3 पर एक प्लस है। ओके, अगर मान करके चलते हैं हमारे पास C है, इस पर प्लस है, इधर भी CH3, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और CH3। क्लियर है? तो अब बताइए सबसे पहली बात कि ये तीनों कार्बोकेटाइन हैं। ओके, तीनों कार्बोकेटाइन हैं, और तीनों अगर कार्बोकेटाइन हैं तो सबसे पहले आप ये देखिए कि तीनों में मेसोमेरिक इफेक्ट हो रहा है किसी में कि नहीं हो रहा है। तो बच्चों मेसोमेरिक इफेक्ट होने के लिए कम से कम एक डबल बॉन्ड होना जरूरी है, जो कि इनमें से किसी के पास नहीं है। तो नो मेसोमेरिक इफेक्ट। तो चलते हैं भाई हम लोग किसके पास? हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ कहाँ पर होता है? कैटायन में होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में होता है, और फ्री रेडिकल में होता है। तो इनमें से एक पोजीशन तो है हमारा कैटायन है, सभी हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, लेकिन इसके लिए कंडीशन है
कि कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए मिनिमम। तो बताइए बच्चों यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितना है? 0। इस कार्बन से कोई कार्बन अटैच नहीं है जिसको हम लोग अल्फा कार्बन कहते हैं, तो कार्बन ही नहीं है तो उस कार्बन पे हाइड्रोजन कहाँ से होगा? अब बताइए यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना है? 3। अब बताओ बच्चों यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन, ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है, इसके बगल वाले कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं, इसे भी अल्फा कार्बन। इस पे 3 और इस पे 3, टोटल 6 हाइड्रोजन है। तो सबसे ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है किसमें? सी में, उसके बाद बी में, फिर ए में। तो बच्चों स्टेबिलिटी ऑर्डर कुछ इस तरह से होगा। थोड़ा सा और आगे हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल की दुनिया में। हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में बांटते हैं ना ग्रुप को। तो चलिए भाई पहला हम लोग देख लेते हैं CH3, CH2, CH2 और CH2 प्लस है। दूसरा देखिए CH3, CH2, CH और CH3 प्लस। तीसरा आप देखेंगे CH3, CH3, CH3 और प्लस। ओके, तो अब बताइए ये हमारा कार्बोकेटाइन 1 डिग्री है, ये जो है 2 डिग्री है, ये जो है हमारा 3 डिग्री है। ओके, तो अब बताएंगे बच्चों यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 9। अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 5। अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो सबसे ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन किस में हो रहा है? 3 डिग्री में। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है ऊपर से नीचे आते हैं तो हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ रहा है, इस वजह से स्टेबिलिटी भी क्या होगा? बढ़ेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगा। क्लियर है? यानी हम लोग कहेंगे यहाँ पर कि 3 डिग्री अल्काइल कार्बोकेटाइन के पास ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी 2 डिग्री अल्काइल कार्बोकेटाइन के पास से, और उससे कम होगी किसका? 1 डिग्री अल्काइल कार्बोकेटाइन। क्लियर है? अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि माइनस आई इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? माइनस आई इफेक्ट। अब माइनस आई इफेक्ट जो है वो कैसे स्टेबिलिटी को प्रभावित करता है? चलिए हमारे पास मान लेते हैं स्केलेटन केवल ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर प्लस है 1 2 3 और 1 4 5, 1 2 3 4 और 1 5, 1 2 3 4 और 1 5। मान लेते हैं इस पर कोई भी हेलोजन अटैच नहीं है। यहाँ पे मान लेते हैं आपका, सपोज कर लेते हैं ब्रोमीन अटैच्ड है, यहाँ पे क्लोरीन अटैच्ड है, यहाँ पे फ्लोरीन अटैच्ड है। तो बच्चों ये जो ग्रुप है अल्काइल वाला, ये तो प्लस आई इफेक्ट किया, ये क्या करेगा? माइनस आई। ये भी क्या करेगा? माइनस आई। ये भी क्या करेगा? माइनस आई। तो बताइए बच्चों यहाँ से जब यहाँ तक आएंगे तो ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है क्लोरीन से, और क्लोरीन की कम होती है किससे? फ्लोरीन से। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा भाई? फ्लोरीन। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है ये माइनस आई ज़्यादा करेगा, मैक्स। ये मान लेते हैं लेस, और ये क्या करेगा? मिनिमम। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि ये जो है सबसे कम खींच रहा है, सबसे ज़्यादा कौन खींच रहा है? फ्लोरीन। तो ये ज़्यादा स्टेबिलिटी को घटाएगा क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज था, ज़्यादा खींचोगे तो और ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज। तो बताइए बच्चों स्टेबिलिटी ऑर्डर ए बी सी और डी, ये तो प्लस आई कर रहा है, बढ़ा दे रहा है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा आपका ए का, फिर बी, फिर सी और फिर डी। ओके, लेकिन एक बात और ध्यान दीजिएगा। बात ये आता है कि मान करके चलो बच्चों एक कार्बोकेटाइन है, सपोज कर लो यहाँ पर क्लोरीन अटैच्ड है, और एक हम देखते हैं कि क्लोरीन यहाँ पे अटैच्ड है। आपका जो है 1 2 3 और 4, थर्ड पोजीशन पे 1 2 3 और 4 पोजीशन पे। यहाँ पे क्लोरीन नहीं फ्लोरीन है। तो बच्चों यहाँ क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस फ्लोरीन से कम है, लेकिन फ़र्क यह है कि यहाँ क्लोरीन जो है तीसरे नंबर पर है और यहाँ फ्लोरीन चौथे नंबर पर है।
तो अब आप ये बताएंगे कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा माइनस आई करेगा। क्लियर? इसका डिस्टेंस कम है इसलिए ज़्यादा प्लस माइनस आई करेगा। तो बताइए हम लोग किसको ज़्यादा मानेंगे? तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग पढ़े थे इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है, इसलिए जो नज़दीक है वो ज़्यादा माइनस आई करेगा, माइनस आई मोर, और ये माइनस आई क्या करेगा? लेस। तो बताइए ये जब कम माइनस आई किया तो कम स्टेबिलिटी को घटाया, ये ज़्यादा घटा दिया, तो बोलिए बच्चों ए जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा किससे? बी से। सॉरी, ये कम घटाया यानी ये ज़्यादा स्टेबल, बी ज़्यादा स्टेबल होगा किससे? ए से। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर। लेकिन आप लोग को एक बात बता दें, इसके अलावे अगर आप थोड़ा सा दिमाग में रखना चाहते हैं तो एक एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी ऑर्डर ध्यान में रखेंगे। चलिए, एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी ऑर्डर, एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो बच्चों सबसे ज़्यादा होता है 3 डिग्री बेंजाइल कार्बोकेटाइन का, उसके बाद होता है 3 डिग्री एलाइल कार्बोकेटाइन, क्योंकि इन दोनों जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा रेजोनेंस होगा। उसके बाद 2 डिग्री बेंजाइल कार्बोकेटाइन, उसके बाद 2 डिग्री एलाइल कार्बोकेटाइन, आफ्टर दैट 3 डिग्री अल्काइल कार्बोकेटाइन, उसके बाद 1 डिग्री बेंजाइल, और फिर 1 डिग्री एलाइल कार्बोकेटाइन, फिर होगा 2 डिग्री अल्काइल कार्बोकेटाइन, और फिर 1 डिग्री अल्काइल कार्बोकेटाइन। ओके, और फिर लास्ट में आ जाएगा मिथाइल कार्बोकेटाइन। देखिए बच्चों, ये एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी ऑर्डर है। बेंजाइल में रेजोनेंस होता है लेकिन फिर भी अल्काइल से कम स्टेबल हो गया, क्योंकि यहाँ पे 3 डिग्री के केस में आप देखेंगे कि टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन पाए जाते हैं। कितने? 9। और 9 है अल्फा हाइड्रोजन, यानी 9 और 1 10 स्ट्रक्चर बनेगा हाइपर कॉन्जुगेशन के अनुसार, और 10 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बना वो जो है बेंजाइल और इलाइल पर डोमिनेट कर जाता है। इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन? बेंजाइल, फिर 3 डिग्री एलाइल, फिर 2 डिग्री बेंजाइल, 2 डिग्री एलाइल, 3 डिग्री अल्काइल, 1 डिग्री बेंजाइल, 1 डिग्री एलाइल, उसके बाद आता है 2 डिग्री अल्काइल, 1 डिग्री अल्काइल, और फिर मिथाइल कार्बोकेटाइन, और हमारा उससे भी कम आता है आपका विनाइल कार्बोकेटाइन, क्योंकि यहाँ पे sp2 कार्बन के पास से हाइड्रोजन एलिमेंट निकलता है, यानी कार्बन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए स्टेबिलिटी क्या होती है? कम होती है। विनाइल का बोले तो बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CH+, यानी डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज है, जबकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, ज़्यादा होती है, तो इस पर क्या होना चाहिए? माइनस, लेकिन यहाँ पर क्या है? प्लस है। एक टर्म आता है बच्चों यहाँ पे माइग्रेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, माइग्रेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। जैसे बच्चों हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं कि मान लीजिए CH3 है और CH3 है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, CH और CH3Cl। बच्चों इसका रिएक्शन अगर KOH एक्वस मीडियम में करवा दें तो पहले Cl जो है वो बाहर निकल जाता है KCl के रूप में, और देखेंगे जब निकल गया, ये जब निकल गया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो बताइए ये जो कार्बोकेटाइन बना ये तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना। अब जरा बताइए कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे होता तो कितना डिग्री कार्बोकेटाइन बनता? 1 2 और 1 3। इसका मतलब 3 डिग्री जो है वो ज़्यादा स्टेबल है, और अभी हमारा कौन है? 2 डिग्री, ये कम स्टेबल हुआ, तो हम लोग कहेंगे लेस स्टेबल।
और अगर लेस स्टेबल है तो ये मान करके चलिए 1 है और ये कौन है 2, तो 2 से H माइनस शिफ्ट हो जाएगा कहाँ पर 1 पर। इसको हम लोग कहते हैं 1 to H माइनस शिफ्ट यानी हाइड्राइड शिफ्ट। अगर लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन बना तो अपने आप को कन्वर्ट कर देगा मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में बाय 1 to हाइड्राइड शिफ्ट या अल्काइल शिफ्ट या फिनाइल शिफ्ट। ओके, तो उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास जो बचा CH3, अब यहाँ पे हो गया CH2 और CH3, अब ये हो गया पॉजिटिव चार्ज यानी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन और ये मोर स्टेबल होता है, मोर स्टेबल। तो बताइए अब हमारा जो OH माइनस आयन है वो यहाँ अटैक करेगा और अल्कोहल बनाएगा। OH क्लियर है। तो इस तरह से क्या हुआ कि यहाँ पर आप देखेंगे लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन जब मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाता है तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं माइग्रेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। क्या बोलेंगे? माइग्रेशन, माइग्रेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। माइग्रेशन का कंडीशन है बच्चों कि 1 2 पोजीशन पर ही माइग्रेशन हो सकता है, यही नहीं कि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ से H माइनस चला जाएगा, ऐसा नहीं है। 1 2 और इस तरह से माइग्रेशन होना चाहिए ताकि स्टेबिलिटी क्या हो, बढ़े। ओके, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, माइग्रेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। माइग्रेशन का ऑर्डर की बात करेंगे बच्चों तो सबसे ज्यादा मूव करने की टेंडेंसी जो होती है H माइनस में, उसके बाद PH फिनाइल माइनस, उसके बाद 3 डिग्री अल्काइल, उसके बाद 2 डिग्री अल्काइल और फिर 1 डिग्री अल्काइल, देन मिथाइल। तो ये माइग्रेटरी ऑर्डर है ड्यूरिंग माइग्रेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। ओके, तो ये है बच्चों आपका कार्बोकेटाइन और उसका स्टेबिलिटी। ओके, दूसरा हम लोग देखेंगे, दूसरा इंटरमीडिएट जो है वो है हमारे पास कार्ब एनायन। कार्ब एनायन, कार्ब एनायन का इस्तेमाल बच्चों ज़्यादा नहीं होता है, आपका माइग्रेशन का इस्तेमाल होगा, याद रखिएगा 1 to हाइड्राइड शिफ्ट या 1 to अल्काइल शिफ्ट या 1 to आपका फिनाइल शिफ्ट। ठीक है, दूसरा रिएक्शन इंटरमीडिएट है बच्चों कार्ब एनायन, इसको कार्बो एनायन नहीं कार्ब एनायन कहते हैं। तो वैसा रिएक्शन इंटरमीडिएट जहां पर कार्बन के पास एक नेगेटिव चार्ज होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बेनायन। ये आपका बनेगा बच्चों हेट्रोलाइसिस से, हेट्रोलाइसिस। और इसका स्ट्रक्चर की बात अगर हम लोग करेंगे तो कार्बन के पास 3 बॉन्ड तो होगा लेकिन इलेक्ट्रॉन आया तब तो माइनस है, यानी एक लोन पेयर भी होगा। ओके, यानी इस पर माइनस। तो हाइब्रिडाइजेशन की बात अगर हम लोग करें इसका तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3 और ज्योमेट्री हो जाएगा टेट्राहेड्रल। शेप की बात अगर हम लोग करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। ओके, और बॉन्ड एंगल की बात अगर करेंगे तो ये लगभग ये हम लोग कर सकते हैं 109 डिग्री 28 मिनट से क्या होगा, कम होगा। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे इसकी स्टेबिलिटी की। ये भी 2 डिग्री 3 डिग्री हो सकता है, वो आप समझ सकते हैं। तो स्टेबिलिटी की बात अगर हम लोग करेंगे तो अब बताइए इसके पास कितने टोटल जो है, इसके पास 3 बॉन्ड है बच्चों और एक लोन पेयर भी है, तभी तो माइनस है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन है। अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर माइनस चार्ज है और माइनस चार्ज है इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम है। तो बताइए जो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ये क्या करेगा, स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप EDG, ये स्टेबिलिटी को क्या करेगा, घटा देगा, क्योंकि पहले से वहाँ माइनस है और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दोगे तो क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी घट जाएगा। तो बताइए खींचने वाले ग्रुप में कौन कौन है बच्चों, -M और -I, और डोनेट करने वाले में +M एंड +I। यानी हम लोग कहेंगे कि दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन जो होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन ये जो है -M और -I का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और +M और +I का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, हम लोग जितनी भी स्टेबिलिटी देखे थे कार्बोकेटायन में उसका जस्ट रिवर्स कर दीजिए, वो किसका हो जाएगा, कार्ब एनायन का। नेक्स्ट हमारा इंटरमीडिएट है बच्चों, वो है हमारा कार्बन फ्री रेडिकल। तीसरा नंबर कार्बन फ्री रेडिकल।
कार्बन फ्री रेडिकल की बात करेंगे तो मान करके चलिए कार्बन कार्बन के बीच एक बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया और एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, तो दोनों कार्बन के पास एक एक नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हुआ, इसे हम लोग कहते हैं कार्बन फ्री रेडिकल। तो अब बताइए, मान लीजिए यहाँ पर भी 3 बॉन्ड होगा पहले से इधर, तो बताइए जो हमारा कार्बन है इसके पास टोटल कितने बॉन्ड हैं? 3, एक नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। बच्चों नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन किसी भी प्रकार का रिपल्सन कॉज नहीं करता है क्योंकि ये पेयर में नहीं है। तो बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बच्चों? 1 2 और 1 3 बॉन्ड है, तो sp2 ज्योमेट्री और शेप दोनों क्या होगा? बराबर, बोले तो ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, और थीटा जो है 120 डिग्री होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इसका टाइप्स, ये भी हो सकता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, क्लियर है। अब स्टेबिलिटी की बात करेंगे, तो अब बताइए स्टेबिलिटी की बात अगर कर लें तो कार्बन के पास अभी टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 और एक नॉन बॉन्डेड, कितना इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। इनकम्प्लीट ऑक्टेट, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले EDG जो इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो ऑक्टेट के करीब जाएगा, और EWG इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन और खींचेंगे तो 7 से और कम हो जाएगा, तो EDG जो है वो स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा और EWG जो है वो घटाएगा। तो बताइए बच्चों, डोनेट करने वाले में +m एंड +i और खींचने वाले में -m एंड -i, क्लियर है। तो बच्चों इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर ठीक वैसा ही होगा जैसा हम लोगों ने कार्बोकेटाइन का देखा था, क्योंकि कार्बोकेटाइन भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट शो करता है और ये भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट शो करता है। तो जो लोग कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी को बढ़ा देंगे, यानी जो सब्स्टिट्यूएंट बढ़ाएंगे वो इसकी भी बढ़ाएंगे, यानी वहाँ पर 3 डिग्री ज़्यादा था 2 डिग्री से, 2 डिग्री ज़्यादा था 1 डिग्री से, तो ये भी होगा 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल 2 डिग्री से, 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल 1 डिग्री से। लेकिन कार्बेनाइन में नेगेटिव चार्ज है विथ कंप्लीट ऑक्टेट, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए भाई, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचना होगा। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर 3 डिग्री जो है वो कम स्टेबल होगा 2 डिग्री से, 2 डिग्री कम स्टेबल होगा 1 डिग्री से, क्लियर है। तो बच्चों ये है तुम्हारा ओवरऑल रिएक्शन इंटरमीडिएट, यानी ऑर्गेनिक रिएक्शन इंटरमीडिएट। ओके, तो हमारा आज का जो तीसरा वीडियो है ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म का, वो आज इतना ही, और ये रिएक्शन इंटरमीडिएट कंप्लीट होता है। बाकी के 2 इंटरमीडिएट है बच्चों, कार्बिन और नाइट्रीन, उन लोगों के बारे में हमें इस क्लास में नहीं जानना है। हालांकि मेरा अगला सीरीज आएगा नीट के लिए, जहाँ पर हम लोग डिटेल में ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म को पढ़ेंगे विद कंप्लीट एग्जाम्पल, क्लियर है। तो इतनी बात जो है अभी आप लोग ऑर्गेनिक रिएक्शन इंटरमीडिएट में याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे बच्चों पाथवेज ऑफ रिएक्शन के साथ, यानी जहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। ये 3 पाथवे हम लोग को बहुत ही बढ़िया से पढ़ना है, ठीक है, ताकि हम लोग क्लास 12 के सारे रिएक्शन को बढ़िया से सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। थैंक यू, वीडियो पे रेगुलर बने रहें और शेयर और सब्सक्राइब करें। जो नए हैं वो तो सब्सक्राइब ही करें, और जो पुराने हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। ये वीडियो स्पेशली बनाया गया है बच्चों क्लास 12 का जो एग्ज़ाम लिखने वाले हैं उन लोगों के लिए। आप अगर रिएक्शन मैकेनिज्म का सारा वीडियो, हार्डली 3 से 4 वीडियो और होगा, यानी टोटल 6-7 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। और अगर आप इतना सीख जाते हैं तो मैं बताऊं एक एक चैप्टर को एक वीडियो में आप कंप्लीट कर सकते हैं। मैं तो अभी भी कर सकता हूं, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं अभी बोल रहा हूं कि सभी के सभी लोग, यानी जो हमारे से जुड़े हुए हैं, जो नहीं भी जुड़े हुए हैं उन्हें भी जोड़िए, ताकि वो ये बेसिक क्लासेस बढ़िया से कर ले और उन्हें फिर कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। थैंक यू।